Hello everyone, good morning. Welcome to Particle Institute. क्लास 9th फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है। इसे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि गैलीलियो से पहले के साइंटिस्ट का व्यू क्या था मोशन के लॉज के ऊपर, और बाद में गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से जो एक लॉ बना गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, वो क्या है। उसके बाद हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। गैलीलियो की ही स्टडी से न्यूटन ने पहला लॉ, दूसरा लॉ और तीसरा लॉ मोशन का दिया। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम टॉपिक डालेंगे एक्सप्लोरेशन ऑफ फोर्स। आइए, सबसे पहले आज जो टॉपिक कवर करेंगे, सबसे पहला टॉपिक इधर लिखते हैं। आज हम देखेंगे एक्सप्लोरेशन ऑफ फोर्स। ये अपना पहला टॉपिक होगा। इसी में हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स देखेंगे, है ना। एक्सप्लोरेशन ऑफ फोर्स में ही हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स का डिस्कशन करेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स का डिस्कशन करेंगे। और टॉपिक जो थर्ड थोड़ा सा हम आज डिस्कस करेंगे, है ना, थोड़ा सा नहीं, इसे कंप्लीट कर देंगे। गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। और फोर्थ जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज हम ये सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे बारी बारी से, है। ये सारे टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लोरेशन ऑफ फोर्स, ये क्या होता है जरा देखो। एक्सप्लोरेशन ऑफ फोर्स, एक्सप्लोरेशन ऑफ फोर्स। जरा याद करिए लेक्चर नंबर 1, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हमने ये बताया था आपको उस लेक्चर में कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में है तो उसे ऐड किया जाता है। वहीं पे अगर दो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो उसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है ना। हमने वेक्टर्स जब हम पढ़ा रहे थे आपको तो बताया था कि वेक्टर को कब ऐड किया जाता है और कब सब्ट्रैक्ट किया जाता है। हमने बताया था कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं तो उन दोनों वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं। वहीं पे अगर अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर एक्ट हो रहे हैं तो उसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले ये टॉपिक देखते हैं, एक्सप्लोरेशन ऑफ फोर्स। यहाँ पे हम थोड़ी बहुत चीजें पहले ही डिस्कस कर लेते हैं ना, जनरल पॉइंट जो हमें पता होनी चाहिए। वैसे तो हम न्यूटन सेकंड लॉ में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा पॉइंट देखिए। जैसे हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो लिखिए इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चूंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। यस, डायरेक्शन यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देयरफॉर डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है सर। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसमें हम फोर्स को F से डिनोट करते हैं, कैपिटल F से फोर्स को डिनोट करते हैं, है ना। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल F, ठीक है सर। और इसकी यूनिट होती है न्यूटन। आई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। सीजीएस यूनिट डाइन होते हैं, ठीक है। तो एस आई यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। इसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से, ठीक है। एंड सीजीएस यूनिट यहीं पे लिख लीजिए, एंड
CGS यूनिट इज डाइन। CGS यूनिट क्या होता है? डाइन होते हैं, ठीक है, डाइन होते हैं। ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा जनरल पॉइंट आप अपने दिमाग में रखिए, ये सारे पॉइंट। और इसका फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स को F से डिनोट करते हैं। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट फोर्स कहलाता है। अभी बस ये ध्यान रखिएगा, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन होते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट जो होता है वो फोर्स डिनोट करता है। क्या डिनोट करते हैं? फोर्स डिनोट करते हैं। तो ये सारे पॉइंट को पहले नोट डाउन कर लीजिए आप, है ना। हम इरेज करने जा रहे हैं, वीडियो पॉज करके आप सारे पॉइंट को नोट डाउन करिए, ये सारे पॉइंट को। चलिए, तो आपने कर लिया होगा, हम इरेज करने जा रहे हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ फोर्स में ये सारे पॉइंट थे हमारे, और इसमें हम आगे देखते हैं। अब जो हम टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे बैलेंस्ड फोर्स। ये टॉपिक खत्म हो गया हमारा। बाकी तो आपने टॉपिक नोट डाउन कर ही लिया होगा, हम इसे मिटा दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। अब जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है सर, और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं। और इसे समझना बहुत ही जरूरी है। अगर मुझे लॉ ऑफ इनर्शिया समझाना है तो इसे समझना जरूरी है, ठीक है। तो पहले समझिए, हेडिंग डालिए बैलेंस्ड फोर्स। इसके बारे में पहले समझिए, ठीक है। इसे एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझाते हैं, है ना। एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। मान लीजिए, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है और वो ग्राउंड पे रखा हुआ है। वो एक ग्राउंड पे रखे हुए, एक ब्लॉक है, वो एक ग्राउंड के सरफेस पे रखा हुआ है। और इसके ऊपर मैंने 2 फोर्स लगाए हैं, या मान लीजिए मैंने 2 रस्सी बांधी हुई है, या चलिए फोर्स लगा देते हैं। इधर एक फोर्स लगाया है F1, ये है 10 न्यूटन का। F1 मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है। 10 न्यूटन हो गया फोर्स की मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन राइट डायरेक्शन दिख रहा है, ठीक है। फिर मैंने एक फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का, और इधर अपोजिट डायरेक्शन से भी एक फोर्स लगाया है F2, वो मैंने लगाया है 5 न्यूटन का। कितना? 5 न्यूटन का। कितना लगाया? नहीं 5 नहीं, इसे भी 10 ले लीजिए। कितना लगाया हमने? 10 न्यूटन का, ठीक है। 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। एक मैंने ब्लॉक लिया है जो सरफेस पे रखा हुआ है, और ब्लॉक का कुछ मास होगा। मान लेते हैं इसका मास है 2 kg, है ना। कितना है? ये 2 kg का मास है इस ब्लॉक का। और इस ब्लॉक के ऊपर एक F1 फोर्स लगाया गया है राइट डायरेक्शन में, और वो 10 न्यूटन का है। F2 फोर्स भी लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर, वो भी 10 न्यूटन का है, लेकिन लेफ्ट डायरेक्शन में। अगर F1 और F2 का डायरेक्शन की बात करें तो दोनों एक दूसरे से कैसा है? अपोजिट है। और दोनों के फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है ना। दोनों के फोर्स की मैग्नीट्यूड 10 और 10 न्यूटन है, दोनों बराबर फोर्स है ना, बट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, बस इतना। अगर मैं इसके ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर, मान लीजिए ये आप होते, है ना, एक इधर से 10 न्यूटन आपके ऊपर फोर्स लगाया जाता और उधर से लगाए जाते, तो नेट फोर्स आपके ऊपर कितना लग रहा है? यानी टोटल फोर्स कितना लग रहा है? क्या आप मूव कर पाते? आप ये बताओ। मान लीजिए ये पेन है, मैंने इस पेन को फोर्स लगा रखा है इस दोनों डायरेक्शन में, इधर भी खींच रहा हूं, इधर भी खींच रहा हूं, है ना, पुल कर रहा हूं दोनों तरफ से। क्या पेन मूव कर रहा है? पेन नहीं मूव कर रहे हैं। पेन या मार्कर मूव नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भाई साहब इसके ऊपर ना नेट फोर्स या टोटल फोर्स 0 लग रहा है। टोटल फोर्स कितना लग रहा है? 0, है ना। जब कभी किसी ब्लॉक पे टोटल फोर्स 0 आता है ना, उसे फिजिक्स में नेट फोर्स भी कहा जाता है। टोटल फोर्स को क्या कहा जाता है? नेट फोर्स। तो उस केस में ब्लॉक मूव नहीं करेगा। नेट फोर्स अगर 0 है ब्लॉक का, तो ब्लॉक मूव नहीं करेंगे। अगर ब्लॉक रेस्ट में है तो, है ना, ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो उस पर अगर आप दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगा रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, तो ब्लॉक, वो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ब्लॉक जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहेंगे। यदि ब्लॉक रेस्ट में है तो ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। यदि ब्लॉक पहले से मूव कर रहा था तो ब्लॉक पहले से मूव करता रहेगा, है ना। ये फोर्स और ये फोर्स दोनों हाथ जो लगा रहे हैं उससे कोई इफेक्ट नहीं पहुंचने वाला ब्लॉक पे। तो ये चीजें यहाँ पे देखिए। अगर मैं पहला सवाल आपसे पूछूं कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो आप क्या बताओगे? नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स। नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स फिजिक्स में होता है। तो आप ये बताओगे नेट फोर्स ऑन ब्लॉक इज इक्वल टू सर, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं सर, तो दोनों को आपने बताया था सर सब्ट्रैक्ट कर देने के लिए, है ना। दोनों को आपने बोला था कि अगर 2 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होते हैं तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो F1 माइनस F2 मैंने कर दिया, ठीक है सर। F1 कितना है? 10 न्यूटन,
और F2 कितना है, वो भी 10 न्यूटन। 10 न्यूटन 10 न्यूटन दोनों सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना बचा 0 न्यूटन। कितना बचा 0 न्यूटन। यानी कि नेट फोर्स F नेट यहां पे लिख देते हैं, F नेट या टोटल फोर्स कितना आ गया 0 न्यूटन आ गया, 0 न्यूटन आ गया। ऐसा कंडीशन ब्लॉक का जब उसके ऊपर टोटल फोर्स लगने वाला 0 हो, उस कंडीशन को हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। अगर नेट फोर्स उस ब्लॉक पे 0 लग रहा है तो ऐसे कंडीशन को रिप्रेजेंट, कौन सी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई होप के समझ में आ गया होगा बैलेंस्ड फोर्स, लेकिन अभी और डिटेल में देखेंगे। पहले इतना नोट डाउन कर लो। ठीक है, कर लिया होगा आपने, वीडियो पॉज करके इतना नोट डाउन कर लो, है ना, इतना नोट डाउन कर लो, है ना, इतना नोट डाउन कर लो। मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, चल अब समझना जरा, है ना, चीजों को। तो हमने क्या देखा कि हमने ये देखा कि अगर ब्लॉक पे 2 इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे होते हैं, है ना, बैलेंस फोर्स का कंडीशन लिखो, व्हेन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन ब्लॉक, then net force on block is zero। अरे नेट फोर्स ब्लॉक पे क्या आ गया 0। जब हमारे पास नेट फोर्स है, टोटल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 0 आ जाता है, दिस कंडीशन, ये वाली कंडीशन रिप्रेजेंट करती है, ये वाली कंडीशन रिप्रेजेंट करता है बैलेंस्ड फोर्स का। हालांकि इंडिविजुअल फोर्स ब्लॉक पे लग रहा है, जैसे ये मान लो ब्लॉक है, मैंने दोनों हाथ से फोर्स लगाया हुआ है, अगर ये हाथ हटाऊंगा तो ये फोर्स लग रहा है, इसे लेके चला जाएगा इधर। मान लीजिए मैं अब ये हाथ हटाऊंगा तो ये फोर्स लग रहा है, इसे मार्कर को इधर लेके चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल फोर्स तो लग रहा है, यानी ये भी हाथ लगा रहे हैं, ये भी हाथ लगा रहे हैं, लेकिन टोटल फोर्स, इसका टोटल इफेक्ट इस पेन पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है। टोटल फोर्स का मतलब ये होता है, बात क्लियर है। यानी टोटल फोर्स जब सिस्टम के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 0 लगता है तो उस कंडीशन को हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है जरा, अच्छा अभी मैंने फोर्स का फॉर्मूला आपको बताया था कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको पहले वाले चैप्टर में, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने बताया था v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, यानी डेल्टा v अपॉन डेल्टा t बताया था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम एक्सेलरेशन होता है, ये बताया था। फोर्स का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था मास और एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट होता है। बोलो हाँ सर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पीछे वाले चैप्टर में मैंने डिटेल में करवाया है, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, यानी टाइम इंटरवल नीचे रखते हैं और वेलोसिटी का चेंज ऊपर रखते हैं तो एक्सेलरेशन आता है। यस, उन दोनों के रेशियो से क्या आते हैं, एक्सेलरेशन आते हैं। अब जरा यहाँ पे आ जाओ, उस कंडीशन को यहाँ पे लेके आओ। नेट फोर्स का मतलब मास इंटू नेट एक्सेलरेशन। नेट फोर्स का मतलब क्या हो गया मास, इसका मतलब क्या हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर ये 0 है तो इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा 0 होगा, अगर ये 0 है तो इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा 0 होगा। एक्सेलरेशन यहां से क्या आ जाएगा 0 बट्टे मास। 0 बट्टे मास का मतलब क्या हो गया 0 अपॉन मास इज 0, है ना। मास 0 से कोई भी नंबर को डिवाइड करते हो तो वो तो 0 ही आता है, यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चा 0 आ गया। एक्सेलरेशन 0 आने का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन 0 आने का मतलब क्या हुआ हमने बताया था आपको याद करने के लिए, रिवर्स में याद रखो। जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है और वहां से भी आप ड्राइव कर सकते हो। मान लो ये वाला कंडीशन है ना, ये वाला कंडीशन कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा t, है ना, इसे ऐसे लिख लो। ये किसके बराबर है 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है। तो यहां से v फाइनल माइनस v इनिशियल किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया, क्योंकि डेल्टा t इधर जाके इंटू हो जाएगा 0 से तो 0 के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया कि v फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल, यानी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी है और वही तो हमने बताया था कि कांस्टेंट रहेगा। जब एक्सेलरेशन 0 होता है, जब एक्सेलरेशन 0 होते हैं, पहले चैप्टर में बात कर रखा है, उस कंडीशन में स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है कांस्टेंट होती है ऑब्जेक्ट का। कांस्टेंट होने का मतलब, यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है कि हमने बताया था जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी रहेगा। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है ये भी बताया था कि वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका स्पीड और उसका डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन ऑफ मोशन भी रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी, और साथ ही साथ स्पीड भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट कितना स्लो चल रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें पीछे वाले चैप्टर को कनेक्ट करते हुए सेकंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों क्या आ गया
बराबर आ गया। किस केस में बराबर आ गया? जब एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब अगर हम बताएं, इसका मतलब ये है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के दो कंडीशन बनेंगे। इफ मान लीजिए ऑब्जेक्ट पहले से ही रेस्ट में था, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी पहले से ही 0 थी, इफ v इनिशियल इज इक्वल टू 0, देन हम क्या कह सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग 0 होंगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी पहले से 0 था, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, वो ऑब्जेक्ट किसमें था? रेस्ट में था, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में, जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, ये रेस्ट में, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा, तो अभी जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, अब जो है 2 सेकंड बाद, क्या सेम है? 0 ही तो है, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी इसका था वही रहे, वी फाइनल भी वही रहेंगे। मान लीजिए कि पहले से मूव कर रहा होता है, ऐसे पहले से कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, नेट एक्सेलरेशन 0 है लगने वाला, क्या इसके मोशन पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या इसके मोशन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यानी जिस भी स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से ये बंदा चल रहा है, वो उसी स्पीड और वेलोसिटी से चलता रहेगा, इसे चेंज करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे इफ इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, अगर नहीं होगा 0 तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बंदा अगर पहले से ही कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा था, तो फाइनल भी उसके पास वही इनिशियल वेलोसिटी होगा, वो मूव कर रहा होगा। समझे नहीं? एक्सेलरेशन का काम क्या होता है पहले ये बताओ। एक्सेलरेशन का काम मैंने यह बताया था कि स्पीड को बढ़ाना या घटाना है। अब एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो स्पीड बढ़ेगा, अगर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो रिटार्डेशन यानी स्पीड घटेगी, वेलोसिटी घटेगी। अगर एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा तो क्या स्पीड बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा भाई, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पहुंचने वाला। अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो कंटिन्यूअसली रेस्ट में ही रहेगा, है ना, जिस कंडीशन में। लेकिन अगर वो पहले से ही मोशन कर रहा था कुछ वेलोसिटी से, मान लो 2 मीटर पर सेकंड से, तो उस पर चूंकि एक्सेलरेशन उसका 0 है, तो वो पूरी जर्नी अनंत काल तक वो 2 मीटर पर सेकंड से मूव करता रहेगा। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब नेट फोर्स 0 होना ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई ही नहीं कर रहे, पहले से अगर मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा ना, उसी स्पीड से मूव करेगा। अगर वो रुका हुआ है पहले से तो वो रुका रहेगा, उसी कंडीशन में रहेंगे। क्लियर? कहानी क्लियर है? बैलेंस फोर्स का मतलब होता है कि नेट फोर्स 0 होना किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। नेट फोर्स 0 होने का मतलब हमने देखा, नेट फोर्स अगर 0 होता है तो हमने देखा कि एक्सेलरेशन 0 होते हैं। एक्सेलरेशन अगर 0 हो गया तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम हो जाता है, यानी कांस्टेंट रहते हैं। यानी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो फाइनली वो रेस्ट में ही रहेगा। यदि पहले से मूव कर रहा था, उसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, पहले से मूव कर रहे थे, जितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे थे फाइनल वेलोसिटी भी उतनी रहेगी। ये बातें दिमाग में डाल लो, ठीक है? ये बातें दिमाग में डाल लो। चलो आगे देखते हैं। इसे मैं इरेज करने जा रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए इसे, है ना, पॉज करके, वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन करिए, ये कंडीशन लिखिए, ठीक है, कॉपी में। चलो लिख लिया होगा। हम जा रहे हैं इरेज करने, है ना, इरेज करने जा रहे हैं। जरा और देखो आगे, है ना, चीजें देखो। हमने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लगने का मतलब है, बैलेंस्ड का मतलब है कि उसके ऊपर इंडिविजुअल फोर्स लग रहा है ना, दोनों हाथ से लगा रहे थे, इंडिविजुअली लग रहे हैं, लेकिन नेट फोर्स दोनों हाथ की वजह से एक हाथ का फोर्स दूसरे हाथ ने कैंसिल कर दिया, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है? अगर ऑब्जेक्ट, इस केस में अगर ऑब्जेक्ट पहले से ही मूव कर रहे हैं, पहले से ये बंदा अगर मूव कर रहा है तो उसी स्पीड से मूव करता रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा, 0 है, तो इसकी स्पीड कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना। जब उसके ऊपर एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन का काम होता है स्पीड को बढ़ाना घटाना, जब लग ही नहीं रहा, जिस भी कंडीशन में होगा, जैसे भी स्टेट में हम पाए जाएंगे वैसे ही स्टेट रहेगा। ये बातें फिर लिख लो, एक और पॉइंट इसमें लिख लो बैलेंस्ड फोर्स में, है ना। इन केस ऑफ बैलेंस फोर्स, the state of rest or of motion, or the state of motion, or the state of motion will not change। क्या हमने देखा? यही देखा था ना, will not change, है ना। जो स्टेट है वही स्टेट में रहेगा बंदा, अगर नेट फोर्स उसके ऊपर 0 है। यानी बैलेंस्ड फोर्स का मतलब नेट फोर्स 0 होना। अगर नेट फोर्स बंदे के ऊपर यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर 0 है तो उसका स्टेट अगर रेस्ट था, यानी वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में थे, तो वो इनफाइनाइट काल तक रेस्ट में रहेंगे। अगर नेट फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स उस पर लग रहा है, नेट फोर्स 0 है उसके ऊपर।
अगर स्टेट पहले से वो मोशन में था, उसका स्टेट कैसा था, मोशन वाला, पहले से ऑब्जेक्ट मूव कर रहे थे, जिस भी स्पीड से मूव कर रहे थे उसी स्पीड से अनंत काल तक मूव करता रहेगा। ये दिमाग में फिट कर लो बात, है ना। चलो अगला देखो, ये चीजें हम, अच्छा ये नोट डाउन कर लो, है ना, नोट डाउन कर लो। उसके बाद अनबैलेंस्ड फोर्स का कंडीशन देखो, टॉपिक डालो अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स ये क्या होता है सर, जरा देखो। अनबैलेंस्ड फोर्स एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अगेन मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, कहां पे रखा हुआ है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, सरफेस पे रखा हुआ है, और ये भाई इधर मूव कर रहे हैं, है ना, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव, अभी नहीं पता मूव कर रहा है कि नहीं पता, ठीक है, नहीं पता। एक ब्लॉक है जो सरफेस पे रखा हुआ है ना, एक ब्लॉक है जो सरफेस पे रखे हुए हैं, ठीक है, इसका मास 2 kg का है, ऐसा मान लो, मास है इस ब्लॉक का 2 kg का। इधर से एक बंदे ने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, और इधर से दूसरे बंदे ने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का, और दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, है ना, एक्ट हो रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होने दीजिए, इससे मतलब नहीं, सेम डायरेक्शन में भी एक्ट हो सकता है फोर्स, ठीक है। अच्छा इसमें नेट फोर्स कितना है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, तो 10 - 5 यानी 5 न्यूटन नेट फोर्स है। यानी नेट फोर्स कितना है इसके ऊपर, नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स इस ब्लॉक पे कितना लग रहा है, 10 - 5। पहले लिख लो F1 - F2, यही करते हो ना, अपोजिट में लगता है, तो F1 - F2, F1 - F2 का मतलब हो गया कि 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, यानी आ गया 5 न्यूटन। यानी नेट फोर्स जो बंदे पे लग रहा है F नेट, वो कितना लग रहा है, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन का मतलब क्या हुआ कि जीरो नहीं फोर्स लग रहा, 5 न्यूटन लग रहा है टोटल। इसके ऊपर अगर इफेक्ट देखें, इफेक्ट अगर इसके ऊपर देखें कि टोटल कितना लग रहा है, 10 ये 5 ये, दोनों को मिला के 5 न्यूटन लग रहा है, यही ना। और 5 न्यूटन के डायरेक्शन में जो बड़ा है उसी का बचेगा, इस डायरेक्शन में ही 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। यानी ब्लॉक इधर ही मूव करेंगे, ब्लॉक इस साइड मूव करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है, ब्लॉक इस साइड में मूव करना चाहेगा, ठीक है। नेट फोर्स इस पे 5 न्यूटन लग रहा है। इस पूरे सिस्टम के अंदर ऐसे करके देखेंगे ना, ये 5 न्यूटन नहीं, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 5 न्यूटन आया है, नेट फोर्स 0। यानी जितना भी फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा है ना, उन सबका सब्ट्रैक्शन एडिशन करके जो रिजल्ट आ रहा है दैट फोर्स, उसकी बात कर रहे हैं। नेट फोर्स टोटल फोर्स है ना, टोटल फोर्स, इसके ऊपर 0 नहीं है। हाँ, जब ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं होता है, जब ब्लॉक के ऊपर लगने वाला फोर्स 0 के बराबर नहीं आते हैं, ऐसे कंडीशन को हम अनबैलेंस्ड कंडीशन, अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख लीजिए इसका डेफिनेशन, व्हेन नेट फोर्स ऑन ब्लॉक is not zero, when net force on block is not zero, then this condition is known as unbalanced force. इस कंडीशन में जो फोर्स लगता है उसे हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए, है ना, इतना नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके हम इरेज करने जा रहे हैं। करिए, कर लिया होगा आपने, चलो हम इरेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आगे देखो, इसी को थोड़ा सा और समझते हैं, है ना, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, है ना। पहले वाला बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स क्या है, 0 है, अनबैलेंस्ड में नेट फोर्स 0 के बराबर नहीं है ना। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा ना यहाँ पे, तब भी ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। अगर इसका स्टेट पहले से रेस्ट में है, अनबैलेंस्ड फोर्स के कंडीशन में, क्योंकि फोर्स इस पे लग रहा है, नेट फोर्स 0 नहीं है, अगर ब्लॉक पहले से रेस्ट के कंडीशन में था, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो वो थोड़ी देर बाद अगर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो वो मोशन में आएगा। किस में आएंगे, मोशन में आएंगे, ओके, मोशन में आएंगे। अगर मोशन ऑलरेडी कर रहा था तो वो एक्सेलरेटेड मोशन करेंगे, है ना, वो कैसा मोशन करना स्टार्ट कर देगा और उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन, नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वही एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होता है। अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और स्पीड का डायरेक्शन सेम है तो स्पीड या वेलोसिटी बढ़ेगी ही भाई, स्पीड या वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पे नेट फोर्स अगर 0 नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 नहीं है। एक्सेलरेशन अगर लग रहा है तो ब्लॉक की स्पीड या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, पैरेलल लग रहा है वेलोसिटी का या एंटी पैरेलल लग रहा है। कहानी क्लियर है, कहानी बिल्कुल क्लियर है सर। तो चलो अब हम जो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स, ये अगर आपको पता चल गया, बैलेंस फोर्स क्या होता है। बैलेंस फोर्स में हमने बताया था कि अगर किसी ब्लॉक के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स यानी नेट फोर्स जो बाहर से लगा रहे थे, है ना, वो अगर 0 है, नेट फोर्स अगर किसी ब्लॉक के ऊपर 0 है, तो ऐसे कंडीशन को हम बैलेंस कंडीशन कहते हैं। और इस कंडीशन में ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो वो कंटिन्यूअसली रेस्ट में रहेगा। अगर ब्लॉक पहले से मोशन कर रहा था तो वो कंटिन्यूअसली मोशन करता रहेगा उसी स्पीड से जो स्पीड से इनिशियली मूव कर रहे थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखो गैलीलियो से पहले वाले साइंटिस्ट का क्या मानना था। सेकंड थर्ड टॉपिक पे आते हैं, है ना, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। गैलीलियो
इससे पहले वाले साइंटिस्ट का क्या मानना था? गैलीलियो, बिफोर गैलीलियो साइंटिस्ट ऑफ व्यू दैट साइंटिस्ट का यह मानना था, गैलीलियो से पहले साइंटिस्ट का यह मानना था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है तो उस पर फोर्स अप्लाई करनी होती है। बात सही है, बिल्कुल। अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में लाना है तो उस पर फोर्स अप्लाई होनी चाहिए, अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगा। फिर इसका अगला स्टेटमेंट क्या था कि फोर्स में हमने मोशन में लिया या फोर्स लगा के, फिर अगर उसे कांस्टेंट स्पीड से मूव करवाना है तब भी फोर्स लगेगा। क्या ये बात सही है? कांस्टेंट स्पीड से मूव करवाना है और फोर्स लगेगा। फोर्स लगने का मतलब एक्सलेरेशन। यार एक्सलेरेशन अगर लगने लगा तो भाई साहब स्पीड तो बढ़ेगी ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से कहां से मूव कर जाएगा? तो पहले गैलीलियो से पहले के साइंटिस्ट का यह व्यू था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को, है ना, हम मोशन में लाते हैं तो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और फोर्स अगर उसे कांस्टेंट वेलोसिटी से फर्दर मूव करवाने हैं, यानी कि वो चलता रहे अनंत काल तक, तो फोर्स अप्लाई करना मतलब कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा, जो कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना। और गैलीलियो ने इसे प्रूफ किया था, इस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट। और आप भी मानते हो, अभी बैलेंस फोर्स जब मैंने पढ़ाया तो यही चीजें समझाया कि कोई ऑब्जेक्ट जिस कंडीशन में है वो उसी कंडीशन में रहेगा, चाहे उसमें फोर्स जीरो, बैलेंस में फोर्स जीरो है। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर पहले से कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था तो मूव करता रहेगा। लेकिन इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? इसका, इस साइंटिस्ट का, गैलीलियो से पहले साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर ब्लॉक रेस्ट में है उसे मोशन में लाने के लिए फोर्स लगेगा। ठीक, अच्छी बात है, यहां तक तो करेक्ट है कि फोर्स लगेंगे। और फिर बोल रहे हैं कि केवल फोर्स मोशन में लाने के लिए नहीं लगता है, उसे कंटिन्यूअस सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें नहीं होता। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो लिख लो, बिफोर गैलीलियो साइंटिस्ट ऑफ व्यू दैट a force is required not only to move object but also to move with constant speed, but also to move with constant velocity. Force is required. और ये स्टेटमेंट बिल्कुल पहले वाले साइंटिस्ट का इनकरेक्ट। आधा स्टेटमेंट यहां तक तो ठीक है कि किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहां से बट से इसका स्टेटमेंट गलत हो गया। बट ऑल्सो टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से उसे मूव करवाना है तो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। नहीं होती है फोर्स की रिक्वायरमेंट। अगर हम फोर्स लगा देंगे तो कांस्टेंट रहेगा कहां उसकी वेलोसिटी तो इंक्रीज करने लगेगा या डिक्रीज करने लगेगा, वो डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन या फोर्स का डायरेक्शन क्या है। यही तो बताए थे अभी। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू गैलीलियो ने डिस्प्रूव कर दिया, इसके ऊपर अप्रूव नहीं हुए गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव कर दिया कि अगर एक बार किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में ले आया, लाने में जो फोर्स लग गया, उसके बाद उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई अगर नहीं भी करते हैं तब भी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। यही गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया है। तो चलिए लिखिए गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, ये समझ में आ गया। तो यहां पे लिखिए गैलीलियो will not agree with this statement. Galileo in his experiment proved that force is only required when object is set in motion. ऑब्जेक्ट को मोशन में सेट करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट नॉट फॉर मोशन, बट नॉट फॉर मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी।
कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गया होगा। चलो इसे लिख लो, पहले नोट डाउन कर लो, है ना, हम इरेज करने जा रहे हैं। कहानी लिखिए, ठीक है, लिख लिया होगा आपने, है ना, हम इरेज कर रहे हैं। तो कहानी पिक्चर क्लियर हो गया कि पहले के साइंटिस्ट, गैलीलियो से पहले के साइंटिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था मोशन के लॉज के को लेके, और फिर गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूव कर दिया कि फोर्स केवल किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए लगता है, उसके बाद उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए कोई भी फोर्स की रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसी को कहा जाता है गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, अगर आपसे कोई पूछेगा गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, तो लिख लीजिए, है ना, एक और बार हेडिंग डाल के। इफ एन ऑब्जेक्ट is at rest, it will remain at rest. It will remain at rest. And if object is in motion, it will remain in motion until net external force is not applied, not act लिख लो, है ना, अप्लाइड बड़ा लंबा चौड़ा स्पेलिंग है, नॉट एक्ट। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहा, उस केस में ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेंगे, अगर पहले से ही मोशन में था तो मोशन में रहेगा। इसी को गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है गैलीलियो, न्यूटन ने अपने तीनों लॉज मोशन के बारे में जो दिया है वो गैलीलियो के आइडियाज की स्टडी करके ही दिया है। तो इसका पहला लॉ गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन का फर्स्ट लॉ मैच करता है, सिमिलर है। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी लिख ही डालिए यहाँ पे, है ना, लिख ही डालिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का पहला नियम मोशन का, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, if an object is in the state of rest, it will remain at rest. And if the object is in the state of motion, it will remain at motion, it will remain in motion, it will remain in motion until and unless net external force, unless an external force is not act. बात वही है चाचा, है ना, चाचा जी, बात वही है, वही बात कह रहे हैं। गैलीलियो का ही लॉ चुरा के इन्होंने फर्स्ट लॉ डाल दिया, चुराया नहीं है, उसके ऊपर स्टडी करके इन्होंने 3 लॉ बनाए। पहला लॉ सेम है, दूसरा लॉ फिर हम बताएंगे, है ना, आज तो नहीं बताएंगे, तीसरा लॉ नेक्स्ट उसी क्लास में बताएंगे, ठीक है, अगले क्लास में। तो देखो गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया समझ में आ गया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया समझ में आ गया, क्योंकि दोनों चीजें एक ही है, ठीक है ना। और देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है ना। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं थोड़ा मिटा देता हूं और थोड़ा सा डिस्कस करके क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। देखो पहली चीज है बच्चा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज, ऐसे लिख लो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ of motion is also known as law of inertia,
लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होते हैं सर? अगले लेक्चर में समझेंगे। जल्दी क्या है, इतना समझ में आ गया, इतना याद रखना है ना। थोड़ा अंदर तो क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए ना नेक्स्ट लेक्चर देखने का, है ना। अब जैसे एपिसोड वगैरह हम देखते हैं तो अचानक से क्या करता है, वो खत्म कर देता है कहानी, हमारा लालच बढ़ जाता है, भाई आगे वाला एपिसोड देखना है। तो मैं भी यहाँ पे वही कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको अब जो है क्यूरियोसिटी यहाँ पे है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये जानने का, तो समझेंगे अगले क्लास में, है ना। कमेंट जरूर करिएगा ये सारी चीजों के ऊपर, कहाँ पे आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, है ना। आप नोट डाउन कर लो इससे, है ना। आप ये चीजें जरूर बताओ कमेंट करके कि सर ये चीजें समझ में आया, या कहीं डाउट है, या किसी तरह का क्वेश्चन है आपके अंदर, फिजिक्स से, मैथ से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, वो आप कर सकते हो, हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर फोकस करना वो चीजों पे जो हम पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, है ना, जो हमने पढ़ा रखा है उनसे सवाल करो ताकि मैं सॉल्व करूं, है ना। ऐसा ना लगने लगे कि ये केमिस्ट्री की क्लासेस चल रहा है, केमिस्ट्री का सवाल पूछ रहे होंगे, नहीं। अभी फिजिक्स करवा रहे हैं तो आप फिजिक्स का सवाल पूछो, और वो सवाल पूछो जो पहले मैंने चैप्टर करवा दिया, या आगे का भी चैप्टर से आप पूछ सकते हो, ऐसी बात नहीं है ना। हम हमेशा जवाब देने के लिए तैयार हैं। पहली चीज ये हो गया। और दूसरी चीज लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।